आज हम लोग 12th के बायोलॉजी मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मानव जनन के बारे में हम आपको पढ़ाएं। कुछ शब्द था जो आपको बताएं कि मानव जनन का जो चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हमको कुछ शब्द के बारे में जानना होगा। उस शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, उसको जान जाएंगे तब हम जो मानव जनन आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर पार्ट 2। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 2, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे उसका नाम है वीर्य सेचन। हम अभी क्या बोले? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन, वीर्य सेचन। आप लोग मेरे साथ परिभाषा भी लिखते जाइएगा। होगा क्या? वीर्य सेचन परिभाषा लिखिएगा तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में अधिकतर परिभाषा ही पूछा जाता है, तो उसके बेस पे यहाँ आपको परिभाषा लिखना आवश्यक है। यदि आप परिभाषा लिखिएगा तब आप बिहार बोर्ड में लिख पाएंगे। तो क्या इतना बस समझेंगे? हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? वीर्य सेचन। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि वीर्य सेचन मतलब क्या होता है। वीर्य सेचन मतलब क्या होता है? स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता? वीर्य सेचन। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्य सेचन कहलाता है। तो अब सबसे पहले हमको समझना है कि सर वीर्य क्या है। अगर हम बात करें कि वीर्य क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान समझिए। हम लोग जानते हैं मानव में जो मानव का नर है उसके पास वृषण होता है। ये हुआ वृषण। ये क्या है? वृषण। इसमें होता है वृषण, ये हो गया वृषण कोश और ये हो गया वृषण। ये क्या हो गया? वृषण कोश और ये हो गया वृषण। इस वृषण में निर्माण होता है शुक्राणु का। इस वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। इस वृषण में निर्माण होता है शुक्राणु का। अब इसमें वृषण में सिर्फ निर्माण हुआ शुक्राणु। अब यहां से बहुत सारे पाइप निकलती है जो आगे जाके खास करके सीसन वाले भाग से यानी मूत्रनाल से जुड़ते हैं। जहां से मूत्रनाल से जुड़ते हैं वहां आपको ग्लैंड्स उपस्थित रहते हैं, यानी कि ग्रंथियां उपस्थित रहते हैं। शुक्राशय, कॉपर ग्रंथि। ठीक है, अब इस ग्रंथि से अनेक प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि शुक्राणु और रसायन जब दोनों मिल जाते हैं तो उस दोनों को मिला के कहा जाता है वीर्य। क्या कहा जाता है? वीर्य। इसका मतलब हुआ कि पुरुष के मेल गैमेट और उस मेल गैमेट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसमें जो कुछ रसायन होते हैं, उस रसायन यानी लिक्विड पार्ट को जो मिलाया जाता है उस दोनों को मिला के वीर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य। तो क्या वीर्य सेचन समझ में आया? क्या हुआ? पहले हम वीर्य समझाएं। वीर्य क्या है? वीर्य में क्या आएगा? शुक्राणु आएगा और कुछ रसायन आएगा। शुक्राणु और रसायन जो मिला के जो पदार्थ है हम उसको बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं? वीर्य। वीर्य सेचन लिखा हुआ तो हम क्या लिखेंगे? स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्य सेचन कहलाता है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि वीर्य सेचन मतलब क्या होता है, तो स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्य सेचन कहलाता है। सिर्फ पूछे आपको वीर्य क्या है तो आपको बोलना होगा नर युग्मक प्लस में विशेष प्रकार के रसायन। ये जो रसायन होता है, रसायन स्रावित करते हैं शुक्राशय। कौन स्रावित करते हैं? शुक्राशय। मतलब वहां 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, उसके द्वारा रसायन स्रावित होते हैं।
तो ये पहला बात समझ में आ गया, वीर्य सेचन क्या है। ठीक है, अब दूसरा स्टार देखिए, लिखिए, उसका नाम है निषेचन। हम क्या बोले, निषेचन, यानी कि इंग्लिश में होता है फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसका मतलब होता है, वीर्य सेचन का इंग्लिश होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि समाज में ये भी बोला जाता है कि हम अपने गाय को सीम करवाएंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, वो जो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर के पास पहले से सांड का मेल गैमिट होता है, उस मेल गैमिट को जो हमारे यहाँ गाय होते हैं उसके स्त्री जनन पथ में, यानी कि जो गाय होती है उसके जनन पथ में डाला जाता है, तो इसको बोलते हैं सीम करवाना। या कोई भैंस को सीम करवाते हैं तो उसमें भी वही प्रोसेस अपनाते हैं, डॉक्टर आते हैं और उसमें होते हैं पहले से डॉक्टर के पास सांड का मेल गैमिट, उसको उस स्त्री जनन पथ में डाल दिया जाता है, तो हम इसको बोलते हैं सीम कराना। क्योंकि आज भी गांव में बहुत सारे व्यक्ति अपने गाय को या अपने भैंस को किसी सांड के पास लेके नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, या तो वह उपलब्ध नहीं होते हैं या मिल नहीं पाते, इसीलिए डॉक्टर के द्वारा ही करवाया जाता है। क्योंकि आज हम लोग बहुत ज्यादा विकसित कर गए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेल गैमिट को संग्रहित करके रखा जा सकता है। तो उसी तरह से यहां भी आता है वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन उसी तरह सीम कराना। क्या कराना, सीम कराना। ठीक है, दूसरा हम आपको क्या बोले, निषेचन। निषेचन, निषेचन, ठीक है, इसका इंग्लिश होता है फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश क्या होता, फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। हम लोग जानते हैं निषेचन क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन बोलते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के क्रिया को निषेचन बोलते हैं। संलयन मतलब क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलते हैं उसको हम बोलते हैं संलयन। क्या बोलते हैं उसको, संलयन। क्या उसको बोलते हैं, संलयन। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की या संलयन की क्रिया को निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन देखिए हम आपको लिखते हैं, हम यहाँ क्या लिखेंगे, नर युग्मक, नर युग्मक यानी कि मेल गैमिट, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो हम आपको क्या समझाएं अभी, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। हम अगर मानव में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानव का नर युग्मक, नर युग्मक का क्या नाम है, शुक्राणु। क्या नाम है, शुक्राणु। क्या नाम है, शुक्राणु। और मादा युग्मक, मादा युग्मक का क्या नाम है, अंडाणु। अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो उसको बोलेंगे संलयन। क्या बोलेंगे, संलयन। उसी क्रिया को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो क्या ये बात समझ में आ गया, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ये दोनों बात समझ में आ गया। अभी हम आपको समझा दिए वीर्य सेचन क्या है और निषेचन क्या है, ये दोनों बात समझ में आ गया। अब जो हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं अंतरोपण। तीसरा स्टार देख लीजिए, अंतरोपण। अब अंतरोपण में क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। अंतरोपण, अंतरोपण में सबसे पहले जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलते हैं तो युग्मनज के निर्माण होता है। पहले हम आपको लिखते हैं अंतरोपण। अंतरोपण, ये सब सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अंतरोपण, हम क्या बोले, अंतरोपण। ध्यान समझिए, यहां ये मेल गैमिट जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु, ये फीमेल गैमिट जिसको बोलते हैं अंडाणु,
ये दोनों का संलयन होता, एन और एन मिलके बनता 2n कोशिका, जिसको बोलते हैं जायगोट। जायगोट हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। यहां देखिए तो एक कोशिका, अब इसमें समसूत्री विभाजन करके 1 से 2 कोशिका का निर्माण होता, फिर समसूत्री विभाजन होता, 2 से 4 बनता, फिर 4 से 8 बनता, 8 से 16 बनता, 16 से 32 बनता, फिर 32 से 64 बनता। तो इस स्टेज में 32 से ये जो 64 वाले अवस्था है कोशिका का, यानी कि जायगोट का, जायगोट एक था, एक से समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 निर्माण हुआ, 2 से कितना बना 4, 4 से कितना बना 8, 8 से कितना बना 16, 16 से कितना बना 32, 32 से कितना बना 64। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं क्या? इस स्टेज को हम बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं कोरक पुट्टी। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? कोरक पुट्टी। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? कोरक पुट्टी। इस स्टेज को हम बोलते हैं कोरक पुट्टी। तो सबसे पहले ये निर्माण होता है कोरक पुट्टी का। किसका निर्माण होता है? कोरक पुट्टी का। किसका निर्माण होता है? कोरक पुट्टी का। तो ध्यान समझिए, अब हम परिभाषा लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या लिखें? कोरक पुट्टी। कोरक पुट्टी इसका मतलब क्या होगा? जायगोट का ही 64 कोशिकीय अवस्था को ही कोरक पुट्टी बोलते हैं। कोरक पुट्टी की निर्माण, कोरक पुट्टी की निर्माण तथा परिवर्धन, निर्माण तथा परिवर्धन मतलब इसमें विकास भी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? विकास में कोरक पुट्टी के निर्माण तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, कोरक पुट्टी की निर्माण तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना अंतरोपण कहलाता है। अंतरोपण कहलाता है। कोरक पुट्टी की निर्माण तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना अंतरोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरोपण कहलाता है। हम लोग अंतरोपण क्या है उसके बारे में समझ गए। अंतरोपण क्या है हम लोग समझ गए। कोरक पुट्टी को फिर से हम बोल रहे हैं, हम लोग क्या जानते हैं? युग्मनज यानी कि जो जायगोट जो ही होता है वही समसूत्री विभाजन करके जब 32 से 64 अवस्था में, 64 कोशिकीय अवस्था में आ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोरक पुट्टी। क्या बोलते हैं? कोरक पुट्टी। मतलब इस स्टेज में आता है जब 64 अवस्था में, तब ही गर्भाशय से ये चिपक सकता है, यानी कि इसका अंतरोपण हो सकता है। इसीलिए उस स्टेज को नाम देते हैं कोरक पुट्टी। तो सबसे पहले यानी कोरक पुट्टी का निर्माण होता तथा परिवर्धन, तथा क्या होता? परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना क्या कहलाता है? अंतरोपण। क्या कहलाता है? अंतरोपण। इम्प्लांटेशन इसको बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो क्या इतने पसंद आ गया? ठीक है। अब हम कुछ और सेंटेंस है जो आपको समझा रहे हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे। मानव एक सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। सजीव प्रजक मतलब क्या होता? जो भी जीव, खास करके जो भी जीव या जो भी स्तनधारी अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? बच्चे को। हम उसको बोलते हैं सजीव प्रजक। हम उसको क्या बोलते हैं? सजीव प्रजक। तो अगर कोई आपको पूछे कि मानव कैसा जीव है, तो मानव है सजीव प्रजक। कैसा है? सजीव प्रजक। याद रखिएगा, सजीव प्रजक। क्या है? सजीव प्रजक, या हम इसको बोलते हैं जरायुज प्राणी। जरायुज प्राणी। तो मानव को सजीव प्रजक क्यों बोले? मानव को सजीव प्रजक क्यों बोले? मानव बच्चे को जन्म देते हैं, मानव शिशु को जन्म देते हैं। मानव किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? शिशु को। तो इसे बोलते हैं सजीव प्रजक या जरायुज। सजीव प्रजक क्या? जरायुज। यहाँ जो होगा जरायुज। क्या बोलते हैं? जरायुज। तो अगर कोई भी जीव खास करके अपने जैसे शिशु को जन्म देंगे, बच्चे को जन्म देंगे, तो वह होगा सजीव प्रजक।
क्या होगा, सजीव प्रजक। लेकिन हम लोग जानते हैं पक्षी जो होते हैं वह अंडे को जन्म देते हैं। वह किसको जन्म देते हैं, अंडे को। तो जितने भी पक्षी है अगर वह खास करके अंडे को जन्म देते हैं तो हम उसको बोलते हैं अंड प्रजक। उसको क्या बोलते हैं, अंड प्रजक। क्या बोलते हैं उसको, अंड प्रजक। तो क्या ये बात समझ में आ गया। तो मानव, अभी कोई कोई पूछे कैसा है, तो सजीव प्रजक है या जरायुज प्राणी है। सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी। क्यों सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है, क्योंकि वह शिशु या बच्चे को जन्म देते हैं। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद कुछ ऐसे भी स्तनधारी जीव है, कुछ ऐसे भी स्तनधारी जीव है जो बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते। जैसे एक एक्डिना है, एक्डिना प्लेटीहेली है। ये दोनों ऐसे जीव आपको मिलेंगे जो बच्चे को जन्म नहीं देते, अंडे को जन्म देते हैं, लेकिन वो स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं जो भी जीव खास करके अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाते हैं हम उसको बोलते हैं स्तनधारी जीव। क्या बोलते हैं, स्तनधारी जीव। यानी कि मानव कैसा जीव है, मानव एक स्तनधारी जीव है, क्योंकि मानव अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। मानव अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। जैसे हमारे आसपास गाय हो गया तो गाय भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो गाय भी हो गया स्तनधारी। भैंस हो गया, भैंस भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वह भी स्तनधारी हो गया। हिरण हो गया, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वह भी हो गया स्तनधारी। बकरी है, बकरी भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो वह हो गया स्तनधारी। तो मतलब जो भी जीव आप देखिएगा अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं स्तनधारी। क्या बोलते हैं, स्तनधारी। तो स्तनधारी में जो खास करके मानव है ये है सजीव प्रजक, क्योंकि अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। तो गाय भी हो गया सजीव प्रजक, क्योंकि वह भी बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गया, सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी, सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी। उसके बाद अंड प्रजक, फिर समझा रहे, अंड प्रजक मतलब जो भी जीव अंडे को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं अंड प्रजक। उसको क्या बोलते हैं, अंड प्रजक। ये समझ में आ गया। अब दूसरा बात जो होते हैं, मानव में जो होते हैं अंतःनिषेचन होता है। मानव में कौन सा निषेचन होता है, अंतःनिषेचन। मानव में अंतःनिषेचन होते हैं। मानव में कौन सा निषेचन होते हैं, मानव में अंतःनिषेचन होते हैं। मानव में कौन सा निषेचन होते हैं, अंतः। तो इसका मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन होते हैं, इसको पीछे वाले चैप्टर में आपको पढ़ाए थे, दो प्रकार के होते हैं। निषेचन दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब क्या हुआ, जो शरीर के बाहर होते हैं, जो शरीर के बाहर होते हैं हम उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। उसको क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। लेकिन जो शरीर के अंदर होते हैं हम उसको बोलते हैं अंतःनिषेचन। क्या बोलते हैं, अंतःनिषेचन। अगर आप मानव की बात करिएगा तो मानव में अंतःनिषेचन होता है। मानव में मादा के फ्लोपियन नालिका में होता है, यानी मानव में मादा के बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है अंतःनिषेचन। क्या होता है, अंतःनिषेचन। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी है जो उसके मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट है बाहर मिलते हैं, जैसे मेढक हो गया। तो मेढक एक तरह से बाह्य निषेचन करते हैं। कुछ मछली है वह भी बाह्य निषेचन करते हैं। मेढक क्या करते हैं, अपने नर युग्मक को नर पानी में छोड़ देते हैं, मादा भी क्या करते हैं, अपने मादा युग्मक को पानी में छोड़ देते हैं। तब दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का संलयन होता है, यानी कि निषेचन होता, तब जाके वहां से मेढक का निर्माण होता। तो हम उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। लेकिन अपना लोग में क्या होता है, अपना लोग में जो खास करके मानव है उसमें भी मादा के शरीर के अंदर होते हैं, मादा के शरीर के अंदर होते हैं, वो भी फिलोपियन नालिका में। कहां फर्टिलाइजेशन होता है, फिलोपियन नालिका में, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का संलयन होते हैं। तो हम उसको बोलते हैं अंतःनिषेचन। क्या बोलते हैं, अंतःनिषेचन। तो क्या ये बात समझ में आ गया, अंतःनिषेचन क्या है, अंतःनिषेचन कहां होता है मानव में। हम मानव जन्म पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में याद रखना होगा। कितना बार समझ गया, अंतःनिषेचन क्या होता है, अंतःनिषेचन और सजीव प्रजक, ये दोनों बात आपको समझ में आ गया। अब खास करके अगर मानव की बात करें तो अगर हम मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर अलग होते हैं और स्त्री अलग होते हैं, नर अलग होते हैं और स्त्री अलग होते हैं। अगर जिस समय में वह यौवनारंभ अवस्था में आते हैं तो उस समय हम नर को अलग कर सकते हैं और मादा को अलग कर सकते हैं, नर को अलग कर सकते हैं और मादा को अलग कर सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं क्या, जब वह मादा 10 से 12 साल और लड़का 13 से 14 साल के बीच में होते हैं तो उस समय उसमें लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होने लगता है, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होने लगता है, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होने लगता है। अब किस तरह की लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होते हैं हम आपको थोड़ा सा लिखते हैं, उसको समझिए। ठीक है, पहले समझिए मानव कैसा जीव है, मानव एक लिंगी प्राणी है, तो इसमें लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होते हैं,
लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होते हैं। कौन सा? लैंगिक द्विरूपता। मानव एक लिंगी प्राणी है, इसमें लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होते हैं। लैंगिक द्विरूपता कैसे होता है? स्पष्ट। मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है, इसमें लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होते हैं। एक बगल लिखिए आप फीमेल, इधर लिखिए मेल। ठीक है, इसको समझिए किस तरह से लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें, पहला जो हम बात कर रहे हैं, तो फीमेल में स्तन ग्रंथियां विकसित होते हैं। स्तन ग्रंथियां विकसित होते हैं, मतलब फीमेल में स्तन ग्रंथियां विकसित होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके स्तन में दूध का निर्माण हो सकते हैं, दूध के निर्माण होते हैं। लेकिन उसी में अगर ये फीमेल मेल के पास जाइएगा, मेल में देखिएगा तो इसमें स्तन ग्रंथियां अल्प विकसित होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें इसका जो स्तन ग्रंथियां होते हैं अल्प विकसित होते हैं, मतलब इसके स्तन में स्तन ग्रंथि दूध का निर्माण नहीं कर सकता है, तो ये एक तरह से लैंगिक द्विरूपता को समझा रहा है, लैंगिक द्विरूपता को दर्शा रहा है। इसका स्तन ग्रंथि का विकास होना, इसका स्तन ग्रंथि का विकास नहीं होना, ये कौन सा गुण को दर्शा रहा है? तो ये जो गुण दर्शा रहा है हम इसको बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। दूसरा बात अगर आप समझिएगा, तो जितने भी फीमेल होते हैं उसमें खास करके फीमेल में मूंछ और दाढ़ी एब्सेंट होते हैं। जो भी फीमेल होते हैं, जो भी मादा होते हैं, उसमें मूंछ और दाढ़ी एब्सेंट होते हैं। किसी किसी को हो जाना वह एक अलग बात है, लेकिन अधिकतर में आपको मिलेंगे मूंछ और दाढ़ी का एब्सेंट। लेकिन उसी की जगह आप अगर देखिएगा मेल में, तो मेल में आपको मूंछ और दाढ़ी स्पष्ट दिखेगा और उसमें अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये किस गुण को दर्शा रहा है? लैंगिक द्विरूपता को दर्शा रहा है। लैंगिक, कि ये मेल को दर्शा रहा है कि इसमें मूंछ और दाढ़ी है, तो हम समझ जाएंगे ये मेल है। ये क्या है? मेल है। इसमें मूंछ और दाढ़ी नहीं है तो ये फीमेल है। ठीक है, इसमें स्तन ग्रंथि विकसित है तो हम इसको समझेंगे फीमेल है, इसमें स्तन ग्रंथि विकसित नहीं है तो हम इसको समझ जाएंगे मेल है। तो मतलब हम ये लैंगिक द्विरूपता को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तीसरा बात अगर हम आपको लिखें, तो इसमें मासिक चक्र उपस्थित होते हैं। किसमें? फीमेल में मासिक चक्र उपस्थित होते हैं, लेकिन मेल में मासिक चक्र नहीं होते हैं। मासिक चक्र उपस्थित होते हैं फीमेल में, लेकिन मेल में मासिक चक्र उपस्थित नहीं होते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गया? मेल में मासिक चक्र एब्सेंट होते हैं, फीमेल में मासिक चक्र उपस्थित होते हैं। चौथा बात भी आप लिख सकते हैं, खास करके अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की उस समय जो उसकी आवाज होते हैं हल्की व पतली होती है। फीमेल की आवाज उस समय क्या होती है? हल्की व पतली होती है। लेकिन उसी समय खास करके लड़का के जो होते हैं, मेल के जो होते हैं, आवाज भारी और मोटी होती है। तो ये गुण दर्शा रहा है कि आवाज उसका भारी है तो हम उसको बोल देंगे मेल, लेकिन जिसका आवाज हल्की और पतली है तो हम समझ जाएंगे कि ये स्त्री या मादा को इंगित कर रहा है, लैंगिक द्विरूपता को समझा रहा है। तो क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, इतना बात। उसके बाद हम लोग जानते हैं, जो खास करके लड़का का उस एज में ये जो बांह है, भुजा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। उसी एज में खास करके स्त्री की जो होती है, ये श्रोणी वाले भाग चौड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। तो ये गुण भी दर्शा रहा है लैंगिक द्विरूपता को। किसको दर्शा रहे हैं? लैंगिक द्विरूपता को। उसके बाद क्या होता है? जन्नांग और भुजा, उसमें बाल उपस्थित हो जाते हैं। तो ये भी दर्शा रहा है लैंगिक द्विरूपता को। किसको दर्शा रहा है? लैंगिक द्विरूपता को। किसको दर्शा रहा? लैंगिक द्विरूपता को। तो ये टोटल बात जो हम अभी आपको पढ़ाएं, वह पढ़ाए हैं इस चैप्टर के बेसिक बात था, जो इस प्रत्येक बात को आप याद रखिएगा। अब जो आएगा, सबसे पहले आएगा जनन अंग, या हम उसको बोलते हैं जन्नांग। इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब जो टॉपिक आएगा वह होगा जन्नांग।
थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। जननांग, जननांग, तो जननांग मतलब क्या हुआ? जननांग मतलब अंग वे अंग या वे अंगों के समूह जो जनन में भाग ले, जो जनन में भाग ले उसको बोलते हैं जननांग। क्या बोलते हैं? जननांग। तो उसको क्या बोलते हैं? जननांग। अब ये जो खास करके जननांग होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। जननांग को भी दो प्रकार से बांटा गया। एक को माना जाता है प्राथमिक लैंगिक अंग। कौन सा? प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा को बोला जाता है द्वितीयक लैंगिक अंग, लैंगिक अंग। इसका मतलब समझिए, लिखने से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। अभी जननांग मतलब क्या हुआ? किसी भी जीव का वे अंगों के समूह, किसी भी जीव का वे अंगों का समूह जो जनन में भागीदारी ले, हम उसको बोलते हैं जननांग। जननांग यानी कि दो प्रकार का, एक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। तो अब प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब क्या होता है इसको समझिए। तो प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब होता है यदि किसी भी लैंगिक अंग में युग्मक का निर्माण हो, किसी भी लैंगिक अंग में युग्मक का निर्माण हो। किसका? गैमीट, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा जिस अंग में, हम उसको बोलेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक लैंगिक अंग। जिस तरह से हम लोग जानते हैं पुरुष का, किसका? पुरुष का, यानी कि नर में उसका वृषण, वृषण के अंदर निर्माण होता है शुक्राणु का। तो इसका मतलब हुआ कि वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है पुरुष का। किसका? पुरुष का वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्यों है? क्योंकि वृषण के अंदर निर्माण होता है नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का। उसी तरह से स्त्री के अंदर अंडाशय में निर्माण होता है अंडाणु का। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। जो अंडाणु एक मादा युग्मक है। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक। तो इसका मतलब हुआ कि अंडाशय में निर्माण होता है अंडाणु, तो अंडाशय हुआ प्राथमिक लैंगिक अंग। तो अगर स्त्री का पूछे प्राथमिक लैंगिक अंग तब होगा अंडाशय। स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय। अगर वही पूछे पुरुष के प्राथमिक लैंगिक अंग तो होगा क्या? वृषण। क्या होगा? वृषण। अब द्वितीय लैंगिक अंग मतलब क्या होता है? यदि खास करके जहां युग्मक निर्माण हुआ, अब युग्मक वहां से निकलकर जहां संग्रह होगा, क्या होगा? संग्रह होगा और विकास होगा और परिवहन होगा। अगर कोई भी अंग युग्मक को संग्रह करता होगा और उसके परिवहन में सहायता करता होगा और उसके विकास में सहायता करते होगा, वो सभी अंगों को हम एक साथ बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। जो मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा, मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। इसके आगे हम आपको पार्ट थर्ड में पढ़ाएंगे। चेतना बायोलॉजी संस्था को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें। आज इतना ही तक, आगे क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।